बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और शामिल करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, जिसमें हम आपको आगाह करते हैं दिन भर मौसम की सूरत हाल से। जी, तो इस वक्त कोमल बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं शहर का मौसम कैसा है। तो मौसम में अच्छी खासी तब्दीली तो हम देख रहे हैं। धुंध जो पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा थी, अब मुकम्मल तौर पर काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो कोमल से जानते हैं इस वक्त मौसम कैसा है और आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। जी कोमल, बताएगा इस वक्त शहर का मौसम कैसा है और आज पूरे दिन के हवाले से महकमा मौसमियात का क्या कहना है, कैसा रहेगा मौसम? लाहौर का मौसम जो है वो बदल रहा है और सुबह के औकात में सूरज की आंखें दिखाते ही मौसम खुशगवार भी हो गया है और सर्दी की शिद्दत में भी वाज़ेह कमी देखने में आ रही है, जबकि ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 67% और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि दिन भर में सूरज और बादलों की आंखचोली भी जारी रहेगी। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो ओवरऑल लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो गर्द आलूद फिजाओं के बाइस 195 हो गई है, जबकि इसके जो मुतादिद इलाके हैं जैसे फाल्कन एरिया है, कैंट है, कायद आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है और मॉडल टाउन है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से तजावुज़ कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल मौजूद थी, जिन्होंने ना सिर्फ हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट किया बल्कि बताया कि किस तरह से शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बुरी तरह से मुतासिर है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस पर हम टाइम टू टाइम शोज़ तो करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि किस तरह से आप ये जो स्मॉग है इसके असरात से अपने आप को महफूज रख सकते हैं और अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। तो कुछ आपने ज़्यादा नहीं करना, अगर आप कोविड वाले SOPs पर ही अमल दरामद करना शुरू कर देंगे तो आप स्मॉग के असरात से भी महफूज रह सकते हैं। बाहर जहाँ कहीं पे भी जाएं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं और आज की लीड स्टोरी हमारे पास है। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए लाहौरियों के लिए पेट्रोल महंगा करने की अनोखी तजवीज़ है। शहरियों से ऑरेंज और मेट्रो बस की सब्सिडी को कम करने के लिए गैसोलीन टैक्स वसूल किया जाएगा। शाहकाम फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर एतराजात लग गए, शेरामाला गेट के लिए मंसूबा मंजूर। शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर के बगैर बिजली बिलों की वसूली बंद, लाखों सारिफीन ख्वार। और मुतादिद डेडलाइंस के बावजूद 1400 IT साइंस लैब्स बनाने का मंसूबा ठप। सो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल शुक्र अल्लाह का जी। दुर्रे नायाब, आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और पहली खबर, मुझे लगता था मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन ऐड होगी तो आवाम के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी और ऐसा हुआ भी। अगर हम माजी से रिलेट करें, जब मेट्रो बस का आगाज़ हुआ तो जो बहुत ही कम प्राइस रखी गई थी टिकट की मद में, लाहौरियों ने उस पर खुशी का इजहार भी किया, सुख का सांस भी लिया। ऑरेंज ट्रेन इसमें फिर ऐड हुई, उस पर फिर जो टाइम लगा, जो परेशानी रही, उसके बाद जब ट्रेन चली, अब ये जो खबर सामने आई है, ये तो कहीं से भी आवाम के लिए सहूलत नहीं है। आवाम के लिए कहाँ से इसके लिए आसानी है? देखेंगे, कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। 2015 में जब मेट्रो बस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो तब भी ये बात की गई कि जी एक हम फ्यूल टैक्स लगा दें और उस पर जो है वो टैक्स की मद में हम पैसे लें, सब्सिडी भी कम होगी और लोग उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ही आएंगे। तब ये तजवीज़ रद्द हुई। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसको बहरहाल वो हुकूमत जैसी भी थी लेकिन आवाम का प्रेशर लेती थी, बिल्कुल, और उनको तशवीश भी होती थी महंगाई पर। अगर कोई उन पर तनकीद करता था तो वो उसका जवाब देना भी अपने आप को फ़र्ज समझते थे। यहाँ पे ये हालात है कि ब्यूरोक्रेसी और पंजाब मार्केट जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को नाकाम करने के बिल्कुल एक फार्मूला तैयार करके बैठी है कि अपनी नाअहलियों का मलबा जो है वो हुकूमती कंधे पर रख के अवाम पे गिरा दिया जाए। और ये बड़ा सिंपल इस खबर से आपको अंदाज़ा होता है कि
आपने कमर्शलाइज करना था ऑरेंज लाइन को। अच्छा, मैं चाहूंगी मेट्रो दुर्गा बस नायाब को। आप ना थोड़े से आसान अल्फाज में लोगों को समझाने की कोशिश करें। मैं तो ये कहूँगी ये आंखें बुझाई जा रही हैं और घुमा फिरा के अब कुछ और नहीं मिला तो एक और चीज सामने आ गई है कि इसलिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। असल में ये क्या किया जा रहा है? ये मिली भगत है। बात हुकूमती कुछ ओहदेदारान और कुछ आपके सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी और मास ट्रांजिट अथॉरिटी ये चाहते हैं कि ऑरेंज लाइन को थोड़ा सा हम जितना भी और भी दीवार के साथ लगा सकते हैं इस प्रोजेक्ट को लगा दें, और इसको फ्लॉप करने के लिए, इसको ख़राब करने के लिए, इसको मज़ीद आप बर्डनाइज करने के लिए इस पे इस तरह के फार्मूले ये इंतहाई अफसोस की बात है। हालांकि ऑरेंज लाइन मंसूबा इतना ज़बरदस्त मंसूबा कमर्शियल रेवेन्यू के हवाले से है। लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट का कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जो कमर्शियल रेवेन्यू के लिए सबसे सूटेबल हो। आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी छोटे छोटे स्टेशन बने होते थे, आपके बस स्टॉप्स बने होते थे, उस पर सिर्फ एक आप फ्लेक्स लगा देते थे, आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर देते थे, इससे ज़्यादा रेवेन्यू क्या जनरेट होता था। लेकिन ऑरेंज लाइन के स्टेशन पे आपके पास बहुत सारी शॉप्स की ऑप्शन है, आपके पास कैफेज बनाने की ऑप्शन है, आपके पास टक शॉप्स बनाने की ऑप्शन है, आपके पास लाहौर के सुवीनियर्स, खासतौर पे जिन तारीखी मकामात के करीब ये स्टेशंस बनते हैं वहाँ पे सुवीनियर शॉप्स बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे आपकी मोबाइल शॉप, मोबाइल एसेसरी शॉप्स है, आपके मोबाइल कार्ड्स, होर्डिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी शॉप्स को आप करके आप उसका रेवेन्यू को बहुत हद तक हिस्सा जो है वो आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं करते। आपने सोचा है कि हमने इसका रेवेन्यू जनरेशन प्लान जो है वो अवाम दोस्त नहीं बनाना बल्कि अवाम मुखालिफ बनाना है। अब पेट्रोल में 2 रुपये इजाफा कर दें, लोगों को डिस्करेज करें, लोगों को डिस्करेज, भाई आप एक मेट्रो ऑरेंज लाइन के 2 ट्रैक से पूरे लाहौर पे ये इफेक्ट डालना कहाँ की अक्लमंदी है? पहले तो ये क्वेश्चन रेज होता है। फिर इन 2 ट्रैक्स पे जहाँ पे ये दोनों सहूलियात मुयसर है, उसके अलावा भी 80% लाहौर पड़ा है, तो उन लोगों के क्या कसूर है? होगा क्या? जितने लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे उन लोगों को ये इजाफी चार्जेस देने पड़ेंगे, चाहे वो सफर कर रहे हैं मेट्रो बस में या नहीं कर रहे हैं। देखिए जी, आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है कि आप पेट्रोल पंप पे पूछें, अच्छा जी आप ऑरेंज लाइन की ट्रैक की तरफ सफर कर रहे हैं कि मेट्रो बस की तरफ जा रहे हैं? अगर वहां जा रहे हैं तो आप 102 रुपए पेट्रोल डलवा लें फॉर एग्जांपल। और अगर आप नहीं जा रहे, इकबाल टाउन जा रहे हैं, आप जौहर टाउन जा रहे हैं, आप राइविंड रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे ट्रैक्स नहीं है, तो जी आप वहां पे 2 रुपए कम पेट्रोल डलवा लें, कोई फार्मूला नहीं है। ये यकसा मंजूरी होगी और आप देखेंगे जैसे अब लाहौर की हदूद में दाखिल हुए हैं तो आपको 2 रुपए ज्यादा पेट्रोल जगह जगह नजर आएगा, जगह जगह मुयसर होगा। और जैसे लाहौर से बाहर निकलेंगे, चाहे पिंडी की तरफ, साहिवाल मुल्तान की तरफ या कसूर की तरफ, आपको दोबारा से वो 2 रुपए कम का पेट्रोल, इस फार्मूले के अलावा कोई मैकेनिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो पूरे लाहौर पे ये बम गिरेगा अगर गिरेगा। अच्छा, ये जो टैक्स का वर्ड इस्तेमाल किया गया, ये मैंने पहली दफा ये नाम सुना है, ये असल में क्या है? ये भी हमारे नाज़रीन को बता दें। ये तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तो पूरी हमारी लाहौर शहर की इंतज़ामिया है, लाहौर शहर की ब्यूरोक्रेसी है, लाहौर शहर के पब्लिक प्रोजेक्ट्स जिसपे हम आसानियाँ देते हैं, पूरी दुनिया में उस पर रॉयल्टीज़ दी जाती हैं, आपको पूरी दुनिया में सब्सिडी दी जाती है। आप मेट्रो अंडरग्राउंड, आप लंदन अंडरग्राउंड देख लें, किसी भी आपके बात कर लें, चले वो बहुत मजबूत इकोनॉमी वाली मुल्क होंगे, उसकी भी बात कर लें, लेकिन कहीं पे आवाम का खून निचोड़ने का जो फार्मूला है, चाहे वो टैक्स है, चाहे वो कोई भी बर्डन हुकूमत पे पड़ रहा है उसकी मद में है, सब्सिडाइज है, आपने कहीं ये सुना है कि जो सब्सिडी है वो हुकूमत आवाम की जेबों से निकाल के फिर उस पर सब्सिडी का धब्बा लगा के और आपको दे देगी? ऐसा होता है? बिल्कुल। आपके टैक्स कलेक्शन की मनी है, ऑलरेडी है। मुझे ये बताइए ये किस तरह इंश्योर किया जाएगा? अगर ये तजवीज़ जो पेश की गई इस पर अमल हो जाता है तो सालाना 1 अरब से जायद वसूली होगी। 1 अरब से जायद आप वसूल कर लेते हैं, फिर आपके ये हालात ठीक हो जाएंगे, फिर ये रोना धोना, फिर ये मसाइल हल हो जाएंगे, ये कौन इंश्योर कराएगा? देखें जी, ये 1 अरब वसूल करके भी नहीं हो सकता जब तक आप मेट्रो बसेस को कमर्शलाइज नहीं करते, उनके स्टेशन, ऑरेंज लाइन के स्टेशंस को उनको भी कमर्शलाइज नहीं करते, वहाँ पे आप कारोबार करने की इजाज़त नहीं देते, कारोबारी आसानियाँ नहीं देते, दुकानें, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज वहाँ पे नहीं बनाते और लोगों को आसान तर्ज पे जो है वो आप कारोबार करने की इजाज़त जब तक नहीं देते, अब ये इसका खसारा पूरा नहीं कर सकते। और ये सिर्फ लाहौर में थोड़ी हो रहा है, आप खुदा खौफी करें, ये ब्यूरोक्रेसी सारी छुट्टियां यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में गुजारती है, दुबई में गुजारती है। ये देखते हैं कि आपकी पूरी दुनिया की जो मेट्रो बसेस हैं, जो ऑरेंज लाइन के स्टेशन टाइप
बास टारगेट हैं, उनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। हम तो छोटी छोटी पे सोच रहे हैं ना क्या करना है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन और लोगों को आसानी दिए बगैर मेरा नहीं ख्याल कि शहर कोई किसी दुनिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाना, अवामी ट्रांसपोर्ट अच्छा, ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये मुझे नहीं समझ आती हुक्मरानों को चीजें क्यों नहीं समझ लग रही। अवाम ऑलरेडी दुहाई दे रही है। कल हमने आपके साथ खबर शेयर की कि अपना घर नहीं कोई अब बना सकता क्योंकि सरिया अच्छा खासा महंगा हो गया, फिर सीमेंट अच्छा खासा महंगा हो गया। आज आपको ये खबर मिल गई है, कल आपको कुछ और चीज महंगी होने की खबर मिल जाएगी। अवाम दुहाई पे दुहाई दे रहे हैं, परेशान इस महंगाई से होते चले जा रहे हैं। पता नहीं क्यों हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अवाम के तासुरात दुरने अब हम पहले दिखा दें, फिर हम इस पर आते हैं। जी दिखाइएगा आयशा। जावा जी इस हुकूमत दे जो हुकूमत आने तो पहले एक कंटेनर ते खलो के की दावे करते सन, जो 60 रुपए तेल सी कि ये महंगा है, ये मौजूदा उस वक्त की मौजूदा जी गौरमेंट सी वो अरबां रुपया अपनी जेब च पा रही है। हुण 112 रुपए करके भी नहीं रजे, तो ये एक होर गरीब के उत्ते 1 रुपया लीटर मगर टैक्स लाने की सोच रहे हैं। 1 रुपया अजाफी पेट्रोल का वसूल कर रहे हैं ये ऑरेंज ट्रेन के लिए। अगर ऑरेंज ट्रेन नहीं चलती तो ये इसको बंद कर दें। ये हम जैसे गरीब लोगों से किस तरह इस तरह टैक्स लगा के पैसे वसूल कर रहे हैं। पहले ही 60 रुपए से 113 रुपए पे चला गया पेट्रोल। अब सरासर ज्यादती है। ये रियासत मदीना का नाम लेके इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं हमें। जिस तरह के हालात चल रहे हैं अब तो कुछ कहना बनता ही नहीं है। हम तो ये है कि नाक से लकीरें निकलवा लें। और ये तो हैं लोगों के तासुरात, किस तरह से लोग परेशान हैं और किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, इस पर हम जरूर बात करेंगे और इसी खबर को हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि सिर्फ महंगाई यहां तक नहीं है। अब आगे ये किया जा रहा है कि एलपीजी 7 से 10 रुपए महंगी होने का इम्कान है। सस्ता क्या होने जा रहा है, इस पर हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। महंगाई से लोग किस कदर परेशान हैं ये तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन अब कुछ आगे बढ़ते हैं और एलपीजी की कीमत में भी इजाफे की बात की जा रही है। पेट्रोल कीमत में आप किस तरह से हर 15 दिन बाद इजाफा कर रहे हैं, बिजली के बिल आप किस तरह से इजाफा कर रहे हैं, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, खाना पीना, हर चीज महंगी होती चली जा रही है। समझ से बाहर है कि ये महंगाई कब कंट्रोल होगी, कैसे कंट्रोल होगी। हुक्मरान क्या नियतन ये काम करना ही नहीं चाह रहे? मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है दुर्रे नायाब। देखिए जी, हुकूमत की नीयत पे तो बात हम पहले करेंगे, पहले उनके कंट्रोल पे बात करते हैं कि उनका किसी चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इस पे साइमल्टेनियस हम आम शहरी, आम जो व्यापारी है, आड़ती है, उसको भी कसूरवार ठहरा लेते हैं ना कि वो मंडी से लाया, उसने बीच में अपना फ्रेट चार्ज डाल के उसने मार्केट में, बाजार में, गली मोहल्लों में अगर सब्जी फल बेचे तो उसने वो पैसे भी अंदर डाल लिए और उसका जहां दाव लगा उसने कर लिया। लेकिन सवाल ये होता है कि लाहौर शहर के 80+ मजिस्ट्रेट्स हो रहे हैं, आपके डिप्टी कमिश्नर प्लस असिस्टेंट कमिश्नर्स की वो तनख्वाहें किस बात आपकी ग्रिप कहाँ है? आपका प्राइमरी काम महंगाई कंट्रोल करना, ओवर चार्जिंग, ग्राम फरोशी कंट्रोल करना, आप कहाँ हैं? अच्छा, वैसे माजरत के साथ आजकल कोई डीसी साहब भी नजर नहीं आ रहे। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि ये लोग कहाँ पर हैं। अगर आप एक तरफ रोना ये रोते हैं कि जी हम बड़ी नेक नीति के साथ काम कर रहे हैं, जी हमें देखें आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, बड़ी चीजें सुननी पड़ती हैं हमें तनकीद यहाँ पे करने के बाद, तो आप ये भी तो देखें ना आपका किरदार है कहाँ। आप आवाम को जितना बेलगाम छोड़ेंगे, आप सरमायादार को, आप आड़तियों को, बिजनेसमैन को जितना बेलगाम छोड़ेंगे वो उतना फायदा उठाएगा। बिल्कुल। आपने अपनी ग्रिप और कंट्रोल कहाँ पे जाहिर किया है? पिछले दिनों तो फिर चलो चंद खबरें प्रेस रिलीज की खातिर ही आ जाती थी, आजकल तो वो भी नहीं आना शुरू हुई। तो आपकी महंगाई जो है वो भी एक उनसर है। अच्छा, आप ग्रिप और कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो जब ये चीजें आती हैं ना तो मियां असलम इकबाल साहब और हमारे जितने भी हुकूमती वज़रा है वो कह देते हैं माफिया हर जगह पर है। तो माफिया क्या मुझे सिर्फ बता दें कि ये माफिया के आगे बेबस है, माफिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? माफिया सदाबहार माफिया होता है, आपके कंट्रोल पे या वो दब जाता है, छुप जाता है या अपनी हरकतें छोड़ देता है। लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि माफिया नहीं है। भाई माफिया को लगाम हमने तो नहीं डालनी, मुझे तो लगता है खुद माफिया को सपोर्ट किया जा रहा है, किसी आम शहरी नहीं डालनी। अब किसी भी मिनिस्ट्री में किसी भी अफसर के नीचे जो नाअहली हो रही होती है उस पर माफिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है, वो स्ट्रांग होता है। तो अगर आप उन पे लगाम नहीं डालेंगे और महंगाई के रहमो करम पे आवाम को इस तरह छोड़ देंगे तो 2 वक्त की रोटी क्या, अब तो 1 वक्त की रोटी वाली कहावत आ गई है। आप कभी सुना करती थी कि जी 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गई है। अब ये कहावत पुरानी हो गई है, अब तो 1 वक्त की रोटी की पूरी करना मुश्किल हो गई है। और बहुत खुश नसीब है वो लोग जो 3 वक्त की रोटी पेट भर के खा के सोते हैं इन हालात में। अल्लाह ताला उनके भी रिस्क में इजाफा करे। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो अब आटे में नमक के बराबर रह गए हैं। अब वो लोग हैं जिनकी 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी हो रही है।
महंगाई इस कदर है कि एलपीजी देखिए अब 7 से 10 रुपए कौन से मैकेनिज्म के तहत? इसमें शहजाद ने ये भी मेंशन किया है कि डीलर्स ने गवर्नर से, विफाकी और सूबाई वज़रा से भी मुलाकातें की हैं। मतलब आप जिस प्लेटफॉर्म पे जाके भी आवाज बुलंद कर सकते हैं, जितनी मर्जी मुलाकातें कर सकते, इनका फायदा कोई नहीं नजर आ रहा। आप अना सिर्फ आप हम प्रीवियस बात भी कर लेना साथ साथ कि आप कहते थे जी कि एलपीजी के जो मुआहदे किए गए उसमें बड़ी करप्शन हो गई थी, अरबों खरबों रुपए की करप्शन होगी, आपने एलएनजी के जितने प्लांट्स लगाए, जो कुछ हुआ। लेकिन मैं दावे के साथ शायद कह सकता हूं कि अब के रेट्स निकाल के और उस वक्त के रेट्स निकाल के आप देख लें कि आपको कितना फर्क नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एलपीजी के 10 और 7 रुपए के फर्क को फर्क ही नहीं समझते। आप इसको मल्टीप्लाई करें पूरे पाकिस्तान में कितनी बड़ी मिकदार में इसकी खपत होती है। सुई गैस तो आपको पता है आप चीज़ा मौकों पे आती है, बहुत सारी जगहों पे तो बिल्कुल नहीं आती, कई जगहों पे 1-2 घंटे के लिए आती है और लोड शेडिंग उसकी प्रॉपर रहती है। तो लोग एलपीजी जहां पे सुई गैस के कनेक्शन है वहां पे भी एलपीजी लेने के ये सस्ता ईंधन समझा जाता था, अब इस पर भी आप टैक्स जो है भारी आयद करते चले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा था बड़ा टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, हर जगह पर अवाम को इस तरह से रिलीफ दिया जाएगा। अब ये अपनी ही बातों से अब दूसरे मुल्कों में कतर से बात कर लें, आप कहाँ से भी जहाँ से भी एलपीजी और एलएनजी के जितने मुआहदे हुए हैं आप उनको उठा के नजरसानी करके सिर्फ देख लें तो आप कितनी बड़ी रिलीफ जो है वो देने की पोजीशन में है, जो कि नहीं दिया जा रहा। अब फिर इसके अंदर अब एलपीजी और एलएनजी माफिया कौन है बीच में? फिर हम बात करेंगे आलू प्याज टमाटर माफिया, फिर हम बात करेंगे सफाई माफिया, फिर पानी माफिया, फिर पेट्रोल माफिया। अब किस किस अपनी नाअहली को माफिया का नाम दिया जाएगा? ये सिर्फ आप एक इनसे लिस्ट बनवा लें जी कि हमें ये बता दें कि ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है और इसका मलबा हमने लिस्ट बना के अच्छी तरह दे भी देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बरीउ जिम्मा करना है, सब कुछ माफिया पे डालना है और हालात कहना है। देखिए ना कल मैं इस चीज का लिंक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कल मिनिस्टर आपकी सेहत जो है वो जवाब देने की बजाय कह रही कि मुझसे ना पूछें, बिल्कुल आप अथॉरिटी से पूछें। भाई आप ही तो अथॉरिटी हैं, आप ही तो मिनिस्टर हेल्थ हैं। बिल्कुल इनके रवैये देख लें, सिर्फ इनकी बातें देख लें, इनसे कोई आम बेचारा सहाफी गलती से सवाल इनके मिजाज के खिलाफ कर बैठता है, आप इनके सिर्फ रवैये देख लें। और कल शुक्र है कि वो क्लिप कैप्चर हो गया और उनका रवैया आपने देखा कि जी वो कहते हैं जी नीचे बैठा है जी आपका रजिस्ट्रार साहब, जो आप उनसे पूछें जी कैसे भर्ती होगी, मैं क्या अब भाई आप मिनिस्टर हैं, चाहे आपकी औलाद है, चाहे आपका रिश्तेदार है, चाहे आपके कुर्बो जवार में कोई भी बंदा है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती है, ये ही मिनिस्टर बात करने को टाइम मांग रहे होते थे जब ये डोर टू डोर अपनी कैंपेन कर रहे होते थे, डॉक्टर साहिबा इतनी एक्टिव नजर आ रही होती थी, हर कैमरे पे खड़े होके, हर माइक पे खड़े होके जवाब देने को भी तैयार होती थी। गरीबों के लिए फ्री कैंप लग रहे होते थे, मैडम हल्के में जाके गली मोहल्लों में तो ये कंपैरिजन करना हमें हुकूमत ने सिखाया, हम करते थे। बिल्कुल जिस वक्त ये कैंपेन चल रही थी, यास्मीन राशिद साहिबा जब माशाल्लाह जॉगर्स पहन के जाके गली मोहल्लों में कमरों के अंदर और सब बड़ी तारीफें कर रहे थे कि मैडम बड़ी एक्टिव नजर आ रही हैं, और तब इंतजार किया जाता था कि जो माइक आए उसको जवाब दें और उसको बताएं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो कल क्या हुआ जब सिटी 42 के रिपोर्टर ने उनसे गुफ्तगू करना चाही तो फिर उनका रवैया कैसा था? वो बात करने को तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। बात अच्छा हुआ ना अना, अच्छा हुआ कि अवाम ने देख लिया कि इनके रवैये क्या है। अगर एक सहाफी जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल सा राइट है सवाल पूछना, अगर ये उसको जवाब देना नहीं समझते तो फिर आम लोगों को क्या जवाब देंगे? ने बिल्कुल मुकम्मल अपनी कोशिश की कि उनसे जवाब ले सके, लेकिन उनका रवैया मैं आयशा को कहूंगी वो जरूर हमारे नाजरीन को भी दिखा दें। सिर्फ उसके मुतालिक मैम अगर बता दे तो तफसीली 2 मिनट के लिए। मैम फिर भी अगर कोई और मौका आप देना चाहती, क्योंकि दफ्तर मांग रहे ज़रूरी है। क्लैरिफिकेशन हो जाएगी असल में। मैं ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है, आप क्यों इस चीज़ को बार बार नहीं आप क्यों कर रहे हैं? मैम वो मांग रहे दफ्तर वाले। नहीं कोई मैंने ऐसी बात नहीं कही, और सारी बात यह है कि उसकी बिल्कुल अपॉइंटमेंट मेरिट पे हुई है, क्लियर कर लें। आप जाके वाइस चांसलर साहब नीचे बैठे में उनसे बात करें। बड़ा एग्रेसिव सा रवैया रहता है डॉक्टर साहिबा का। आई डोंट नो किस चीज का गुस्सा है, क्यों गुस्से में रहती हैं। अब वो कहती हैं जी आप सवाल क्यों कर रहे हैं? सवाल क्यों कर रहे हैं? आप राइट पे हैं, आपने मेरिट पे भर्ती की, आप जवाब दे दें। एक सहाफी अगर सवाल नहीं करेगा, आपसे मौकफ नहीं लेगा, आपके साइड का आपका वर्जन, आपका माजरत के साथ के वही सहाफी हैं जो आपकी आवाज उठाते थे जब आप यंग डॉक्टर्स के एहतजाज में पहुंचती थी, आपकी नहीं दिखाएगा तो मुझे बताएं कल को हम पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने वर्जन नहीं लिया, आपने उनका साइड विजन नहीं दिखाया।
चलाया, आप अपनी वन साइड स्टोरी चलाए जा रहे हैं। और अगर वो आपके पास चला ही गया है आपके मिजाज के खिलाफ, बजाय कि आप कॉपरेट करें, आप कहें जी कि बेटा ये दुरुस्त नहीं है, हम पे जो भी बात है आप प्यार से भी कर सकते हैं, वही बात आप गुस्से में झाड़ पिला रही हैं, बल्कि आप कह रही हैं ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं भाई? ठीक है, आप हम अब आइंदा जाया करेंगे, हम एक सफेद कागज और पेंसिल दे दिया करेंगे कि मिनिस्टर जो भी है आप लिख दें जी, हम आपसे सवाल करने की गुस्ताखी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये रवैया बिल्कुल समझ से बाहर है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये कंपैरिजन करना, माजी की चीजों से रिलेट करना हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही दिखाया है, सिखाया है और बार बार दिखाया भी है। तो आज जब हम कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कि पहले ये लोग किस तरह तैयार होते थे, अब इनके क्या रवैये हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफी के सवाल करने पे उसको जो बुरा भला मलामत का सामना करना पड़ा, आपको याद है? मैं वही कह रही हूँ, डॉक्टर साहिबा का तो गुस्सा ही समझ से बाहर है। क्यों वो इतने गुस्से में रहती हैं, किस बात की एग्रेशन है, समझ से बाहर है। कोई आम बंदा किसी इस तरह के मिनिस्टर से सवाल करने की जुर्रत और इस्तकामत रख सकता है? मुझे बता। बिल्कुल नहीं रख सकता। और फरहान के साथ कल क्या हुआ वो तो आप सभी लोगों ने देख लिया है। खैर, ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो खबर हम डिस्कस करेंगे कि मंसूबों के साथ क्या हो रहा है। जितने भी तरक्याती मंसूबे थे, शहर लाहौर का ये बड़ा मंसूबा था शाहकाम फ्लाईओवर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। अब अगर इस पर एतराज लग गए हैं, काम डिले होता है तो क्या मसाइल होंगे, वो हमें दुर्रे नायाब बताएंगे। लेकिन शेरावाला गेट का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। मंजूरी के बाद मुस्तकबिल क्या होगा, कितने टाइम में यह मुकम्मल किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे और खबर यह है जी, तरक्याती मंसूबों के हवाले से शाहकाम फ्लाईओवर का मंसूबा है, प्रोजेक्ट है जिस पर एतराज लग गया है। अब इस मंसूबे की अहमियत क्या है, शहर लाहौर में ये शाहकाम फ्लाईओवर अगर बन जाता है तो किस तरह से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, ये हम दुर्रे नायाब से जानते हैं। और फिर इस पे एतराज क्या लगा वो भी हम जानते हैं। जी दुर्रे नायाब। अच्छा अन्ना, ये ब्यूरोक्रेसी ने फैसला किया हुआ है कि हमने ना सरकार के मंसूबों पे और लाहौर के तरक्याती मंसूबों पे टेस्ट मैच खेलना है। स्लो नॉकिंग करनी है, आहिस्ता आहिस्ता। एक मंसूबा आ रहा है, फिर उस पर एतराज लग रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर कुछ नई चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो सारा दिन ही चलता रहता है। कल जो PND में PWP थी, उसके अंदर 2 प्रोजेक्ट लेके गए थे, शाहकाम चौक और शेरावाला। शाहकाम चौक पे उन्होंने ट्रैफिक काउंट कहा जी कि ट्रैफिक काउंट पे हमें लग रहा है कि ट्रैफिक काउंट ठीक नहीं है जो आपने किया हुआ है, तो हमें एक नई स्टडी करके, फ्रेश स्टडी करके दी जाए कि इस वक्त ट्रैफिक काउंट शाहकाम चौक पे क्या है और कितनी ट्रैफिक फंसती है। मुल्तान रोड से कितनी ट्रैफिक आती है, इधर से डिफेंस रोड से कितनी आती है, नैब से कितनी आती है, या बहरिया टाउन की तरफ से कितनी आती है। चलो ये एतराज एक लगा के, और ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि ट्रैफिक काउंट ऑलरेडी उसके अंदर था। अब उनको जी नहीं पसंद आया, उनको लगा जी कि ये हमें ऐसे लग रहा है, फ्रेश कर दें, आपने वो टरखा दिया और अगली मंगल तक ले गए। शेरावाला गेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और लाजमी प्रोजेक्ट। बिल्कुल आप देखें सर्कुलर रोड पे एक मोरिया पुल जिस तरह फंसाया हुआ उन्होंने पहले जलील किया हुआ है वहाँ पे लोगों को, उसके बाद वहाँ पे ट्रैफिक के बेहंगा मसाइल है, वहाँ पे आप गुजर नहीं सकते, वहाँ पे सीवरेज के 100 मसाइल है। आ रहे हैं स्टेशन वाली साइड से ट्रैफिक के मसाइल, ऑस्ट्रेलिया चौक की तरफ जा रहे हैं तो आप परेशान हैं। और मैं ये चीज बार बार मेंशन करती हूँ कि वहाँ पर शहर की बड़ी मार्केटें हैं, होलसेल मार्केटें हैं। वहाँ देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाहौर शहर के अंदर आप डेली बुनियादों पे 4 से 5 लाख के करीब आबादी जो है वो आ रही है। बिल्कुल उन्होंने बिजनेस हब है, बहुत बड़ी। या वो बदामी बाग से आएंगे, लारी अड्डे से GT रोड से पकड़ेंगे, आपके अंदर शालम मार्केट और दीगर इलाकों में आ जाएंगे, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन ठोकर से आने वाली है जो वहां से आ रहे हैं। और जो आपके बाबू साबू से या जो आपके भाटी वाली साइड से अगर बात की जाए तो बत्ती चौक वाली साइड से आ रहे हैं, वो इसी रूट को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है। आप जब बिजनेस हब के अंदर आते हैं तो 4 से 5 लाख तो बहुत मामूली बात है जो लोग आते हैं, और फिर वो आके सारा दिन पीक आवर्स में आप वहां से गुजर नहीं सकते। नहीं गुजर सकते। हमें रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ जाए तो हमारे सही पसीने छूटे होते हैं कि यार अब हम तो 2-4 घंटे के लिए बुक है, टाइम पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल जो प्लान था एक्चुअली वो प्लान ये है कि आप रेलवे स्टेशन से आते हुए ऑस्ट्रेलिया मस्जिद चौक तक एक फ्लाईओवर डिजाइन करें, उसको फ्लाईओवर को बनाएं, नीचे जो आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, जितनी भी ट्रैफिक है, उसको रीमॉडल डिज़ाइन के तहत चलाएं। और आगे जाके बल्कि इस हद तक वज़ीर आला ने कहा जब ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजाज भी बनाएं ताकि जो लोग आए, जो लोगों की गाड़ियां आपने देखा है सर्कल रोड पे खड़ी होती हैं, आधी सर्कल रोड तो कार पार्किंग के लिए होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप उन गाड़ियों को एक पार्किंग प्लाजा दें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो बारिशी पानी होता है, जो आसपास की आबादियों का पानी होता है, उसका लिए वाटर स्टोरेज टैंक भी डिजाइन करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मसला है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो हमारे जो बाबू हजरात है ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने चले जी, उन्होंने नकाशी आपका भी साइड पे कर दिया, उन्होंने फिलहाल
आपका जो पार्किंग प्लाजाज हैं वो भी साइड पे कर दिए। शुक्र है उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये फ्लाईओवर पास कर दिया। अब इसके अंदर बड़ी महंगी लैंड एक्विजिशन भी 1 अरब रुपए की है, क्योंकि आप जब जाते हैं रेलवे स्टेशन से ऑस्ट्रेलिया मस्जिद चौक की तरफ तो लेफ्ट साइड पे जब देखते हैं तो दुकानों की एक बहुत बड़ी मार्केट है और वो सारी रोड साइड लेन पे बनी हुई है। तो ये सारी हटेगी, ये लैंड एक्वायर होगी, उनको वहाँ पे पैसे दिए जाएंगे, वो जाएंगे, उसके बाद ये एरिया खुलेगा और यहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा। बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, इस पे बड़ा टाइम लगेगा। वैसे कहा जा रहा है जी कि साल के अंदर हो जाए, लेकिन मुश्किल है क्योंकि ये पेचीदा प्रोजेक्ट पेचीदा और फिर जिस तरह से वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के साथ ये प्रोजेक्ट और एलडीए ने जो फिरदौस मार्केट में किया है, बिल्कुल, तो उसके अगर उसी तनाजुर में आप वो मिसाल हमारे सामने, उसको नहीं हम भूल सकते कि जो आप शेरावाला को देखें तो मेरा ख्याल है कि अभी से सोचना शुरू कर दें कि ये प्रोजेक्ट जो है वो शायद आप 2 साल 1.5 साल देखें कि ये चल रहा होगा और बड़ा मुश्किल इसको कंप्लीट किया जाएगा। बिल्कुल, ये अब समझ से बाहर है कि ये प्रोजेक्ट क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कहते हैं कि जी ज़बरदस्त चीज़ें अच्छी है, बन रहा है, आवाम को सहूलत हो जाएगी, लेकिन ये वो चीज़ें दोनों ने आपके अगर इस पर काम भी शुरू हो जाता है तो मुझे लगता है आवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर देखिए तकलीफ आती है, तकलीफ प्रोजेक्ट्स के दौरान बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट बन जाता है, डिलीवर हो जाता है और अगर थोड़ा सा टाइमली डिलीवर हो जाए तो लोग भूल जाते हैं उस तकलीफ को। जितनी देर उस कोफ से गुजरे हैं, परेशानियों से गुजरे हैं, शुरू तो हो, फिर टाइमली डिलीवर होना भी बात की बात है। ऑरेंज ट्रेन का जितना लोग भुगत चुके हैं, थोड़ी सी लाहौरियों को आदत भी हो गई है इस तरह के मसाइल फेस करने की। लेकिन ये वहाँ पे फेस लिफ्ट प्रोजेक्ट होगा, उस इलाके की पूरा फेस लिफ्ट कर देगा, बड़ा खूबसूरत कर देगा और आम आबादी जो है वहाँ पे गरीब लोग हैं, ज्यादातर बहुत बड़े लोग नहीं है वहाँ पे, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने वाले लोग कुछ वहाँ का नक्शा तब्दील हुआ, ये जो आजादी फ्लाईओवर बना उसके आगे अगर ये काम हो जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत आप देखिए 32 चौक से बड़े आराम से आते हैं और यहाँ आप ऊपर चले जाते हैं बादामी बाग या नीचे चले जाते हैं, नीचे से सीधा दाता साहब की तरफ चले जाते हैं। अब दाता साहब का भी आगे फिर वही कंजेशन होता है, उसमें भी कल कमिश्नर साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी ये क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा तहरीरी तौर पर मुझे शोकस कर MCL को किया कि जी मुझे बताया। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, आप थ्रू आउट आजादी फ्लाईओवर से बिल्कुल ट्रैफिक का कोई मसला नहीं होता, लेकिन जैसे दाता दरबार के आप आगे जाते हैं वहां पर आप भाटी चौक पे जाके फंस जाते हैं। तो इसके भी रीमॉडलिंग का मॉडल है। अगर हम देखें एक तरफ LD है तो दूसरी तरफ MCL ने तो बिल्कुल ही काम नहीं किया। LD ने फिर 4 माह का काम 6-7 माह में मुकम्मल कर दिया, लेकिन वो अभी तक भी आज तक जो है वो रेस्ट ही कर रहे हैं और अपना काम किसी को करने का पता नहीं। खैर अभी ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो हमने बात करनी है उन सारिफीन के लिए जो बिल अदा करते हैं, लेकिन बिल अदायगी के साथ साथ कुछ मुश्किलात उनके लिए बढ़ती चली जा रही हैं और लाखों सारिफीन परेशान होकर रह गए हैं। शनाख्ती कार्ड जरूरी होगा, मोबाइल नंबर के बगैर बिजली बिलों की वसूली बंद की गई है, जिससे सारिफीन परेशान है। अब ये मामला क्या है, ये कुछ मुझे अजीब सी चीज भी लग रही है, क्योंकि आप बिल अदा कर रहे हैं, ये परेशानियां अगर साथ रहेंगी तो ऑलरेडी लोग जो हैं वो इतने, मैं तो कहूंगी कि वो परेशान क्या सड़ चुके हैं इतने महंगी बिजली की वजह से। तो ये 7 मसाइल जो जोड़े जा रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और शो की प्लानिंग में एक बहुत ज़रूरी चीज़ तो आज हम भूल ही गए और मुझे अभी बैठे बैठे याद भी नहीं आया, बल्कि याद करवाया गया। याद क्या करवाया गया जी, बहुत ही अहम चीज़ जो कि आपके लिए हमने स्पेशली रखी हुई है। आपसे हम सवाल पूछते हैं और हील्स की जानिब से आपको जो है वो ज़बरदस्त इनाम हम शो के एंड पर अनाउंस करते हैं। तो आज का सवाल आपके साथ हम शेयर करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। सवाल यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां वाक़ है। ऑप्शन ए है इस्लामाबाद, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची है और ऑप्शन डी है हमारे पास मुल्तान। इस पर व्हाट्सएप नंबर हम शेयर कर रहे हैं, इस पर आप जवाब दे सकते हैं अपने नाम के साथ। जो राइट आंसर है आप हमें वो व्हाट्सएप करें। जीतने वाले 4 खुशनसीब जो कि सबसे पहले व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करेंगे, उनके नाम का ऐलान मैं शो के एंड पे करूंगी और हील्स की तरफ से जबरदस्त सा गिफ्ट भी उनको मिलेगा। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि ये नंबर व्हाट्सएप जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, अपने नाम के साथ आपने दुरुस्त जवाब हमें व्हाट्सएप करना है और शो के एंड पर हम जीतने वाले खुशनसीबों के नाम भी अनाउंस करेंगे। आज की खबर जो हमारी है नेक्स्ट, उसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे सारिफीन इससे परेशान भी हैं, असल मामला क्या है उसकी तरफ भी चलेंगे। शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर के बगैर बिजली के बिल की वसूली बंद, जिससे सारिफीन परेशान हैं। जी दुरे नायाब, मेरा ख्याल है कि सार्फिन को परेशान करने के अलावा अब कोई हुकूमत के पास चारा और रह नहीं गया। और आप प्रोग्राम की प्लानिंग की बात करनी थी, जिस टॉपिक से आपने आगाज़ किया महंगाई से, उसमें तो बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप शुक्र करें कि आप थोड़े बहुत आपने अपने सीक्वेंस को बरकरार रखा, आप बिल्कुल भूल नहीं गई। तो महंगाई की हालत के बाद अब देखें, आप
एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी, आपके प्रॉपर्टी आगे से आगे चली गई, कोई वालदैन थे आपके, उनके वो वारिसीन रह गए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं लोग बैरून मुल्क चले गए, उनकी जगह किराएदार आ गए, उसकी जगह कोई और आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हल किए बगैर आप कैसे किसी को ये चीज़ इम्पोज कर सकते हैं कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी पे रह रहा हूं तो पहले क्या वो मेरे नाम होगी और उसके बाद वो नाम मेरे कराना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने भाई की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं अपनी बहन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं अपने वालिदैन जो दुनिया से में मौजूद हैं नहीं है, या मेरे रिलेटिव्स कोई पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं या नहीं है, तो क्या मैं उनकी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकता? और मुझे बिजली का बिल जमा कराने के लिए पहले उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करानी पड़ेगी। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। जब आप प्लान करते हैं तो आपने सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि इसके ये नुकसान है, इसके ये फ़ायदे हैं, इस पे अगर ये पॉइंट आनी चाहिए। लेस्को के पास, और लेस्को को रेवेन्यू जनरेशन या डिफॉल्टरशिप से नुकसान ही कोई नहीं है। आप तो जनाब एक दिन बिल ना दें, अगले दिन आपके बिल काट के ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता। ये माजरत के साथ सिर्फ गरीब और आम शहरी के साथ होता है। तो ये भी गरीब और आम शहरी के साथ होना है। जो असल लैंडलॉर्ड है, जो बहुत अमीर आदमी है, जो बहुत बड़ा बिजली चोर है, और जो बिजनेसमैन है या जो बड़े लोग हैं, सार्फिन है, वही बड़ी बिजली चोरी करते हैं। उनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है मेरे जैसे, आप जैसे लोगों के लिए, या हमारे दफ्तर में जो गरीब लोग हैं, उस तरह के लेमैन तनख्वाहदार लोग जिनका बिल 2, 3, 4 हज़ार, जो पहले गर्मियों में पिछली गवर्नमेंट में आया करता था, अब तो खैर वो आएगा 8-10 हज़ार। प्रॉब्लम उनके लिए है। और आप ये देखें कि वो बेचारा पता नहीं किस तरह से जेब काट कर, अपने हालात सीधे पदरे करके, बजट को शॉर्ट करके, कट करके, वो बिजली के बिल को प्रायोरिटी में रखता है। और मेरा ख्याल है हर गरीब आदमी, उसकी जब बाइफर्केशन होती है तनख्वाह की, मजदूरी की, तो बिजली का बिल उसकी प्रायोरिटी होती है। वो कहता है जी बाकी चीजें बाद में कर लेंगे, पहले बिजली का बिल उतारो। और बिजली का बिल उतारते उतारते उनके अपने पसीने और अपने कपड़े बेचारे उतर जाते हैं। तो ये हालात में फैसिलिटेट करने की बजाय आप इस तरह की फजूल किस्म की और इस तरह की अजीबोगरीब शराइत रखेंगे तो क्या तासर जाएगा? महंगाई में आप फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, किसी भी चीज़ में आप रियायत नहीं दे पा रहे, लोगों को घर बैठ के जो सहूलत मिलती थी उसमें भी अब उनके लिए आपने ऐसे हर्डल खड़े कर दिए हैं कि अब कोई किसी का बिल जमा कराने से पहले वो उसका शनाख्ती कार्ड सीधा करेगा, फिर मलकियत सीधा करेगा, फिर वो जाएगा। जनाब ये नहीं हो सकता। और ये हाल वही होगा जो आपने एक्साइज में ट्रांसफर सिस्टम के साथ किया, और लाखों प्लेट्स जो है, नंबर प्लेट्स हैं और गाड़ियों के कागजात हैं, कार्ड्स हैं, वो पेंडिंग हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ऐसे पेंडिंग रिजल्ट्स। अच्छा, लेस्को ने तो बैंकों को ये कह दिया है कि जी आपने सारिफिन से बिल वसूल नहीं करने हैं, इनकार कर दिया गया है। सारिफिन को किसने बताना है? अब आम शहरी, आम जो दिहाड़ीदार है, ये चीजें कहीं ना कहीं समझना उसकी समझ से बाहर है। उसको इस चीज के बारे में डिटेल में बताना पड़ता है। आप नुकसान मुझे बता दें। मेरा पास अगर मेरे कैमरामैन मेराज या वसीम ने मुझे बिल दिया कि भाई ये जमा करा देना, हम आज किसी मसरूफियत में हैं और वो सरकार की चिट्ठी है जिसपे बिल 5000 आया हुआ है, और मैं रास्ते में जाते हुए किसी बैंक में जमा करा देता हूँ, तो मैं क्या उसके अंदर पैसे खा लिए या किसी बैंकर ने पैसे खा लिए? भाई सरकार की चिट्ठी थी, मेरे दोस्त के नाम आई, अपने मेरे कुलीग के नाम आई, मैंने जाके जरा जमा करवा दिया और सरकार के अकाउंट में चली गई, लेस्को के अकाउंट में चली गई। इसमें लूप होल क्या है? बिल्कुल, आप सिर्फ कोई चीज बताए ना कि कोई ऐसी चीज जिसपे लेस्को की बजाय पब्लिक प्राइवेट लोगों ने उसके एंटिटी पे बिल कलेक्टिंग अकाउंट्स बना लिए। चले समझ आती है कि अब वो प्राइवेट अकाउंट में ना जाए और सरकार के अकाउंट में जाने के लिए आपने मैकेनिज्म बहुत सख्त कर दिया। भाई जब एक है ही लेस्को का अकाउंट और एक अकाउंट के इफ जो पेपर जनरेट हुआ है वो जाने ही पैसे बैंक के अंदर हैं, थ्रू लेस्को जाने हैं, तो फिर आपको किस चीज का? बिल्कुल, बस आपने पेचीदा बनाना है चीजों को, लोगों के लिए मुश्किल बनाना है ताकि जितना तंग आप कर सकें। अपनी नाअहलियों को छुपाते हुए सिर्फ ये शो करना है कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं और हम सारा दिन दफ्तर में बहुत प्लानिंग कर रहे हैं और सारा दिन बहुत मसरूफ है, हमने लोगों के लिए इतना प्लान कर लिया है, हमने सिस्टम के लिए इतना प्लानिंग क्या होती है वो शायद सिप्रा साहब हमें टाइम टू टाइम शेयर भी करते रहते हैं कि जितने बड़ी मर्जी इंकशाफात हो जाए, जितनी मर्जी बड़े स्कैंडल सामने आ गए, चाहे वो डीजल चोरी के हैं, चाहे वो बिजली चोरी के हैं, वो किस तरह से हर इदारे में आप एलडीए में हालात देख लें, जो 1 लाख रिश्वत का म्यार था आज 5 लाख रुपए रिश्वत का म्यार हो चुका है। आप लोगों के केसेस को परसू ही नहीं कर सकते, कोई भेस बदल के कोई जाए तो सही, कोई चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ही, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की खसूसी टीम को छापा मार के देखे तो सही कि डीलर्स तो सीटों पे बैठे हैं और आए रोज ही मीडिया पे पाबंदी लगा के ये शो करते हैं कि बस इन
उनको बाहर रखो, हम अंदर जो मर्जी दिहाड़ियां लगाते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल। और ये हो रहा है मैरिट का जब राग अलापे जा रहे थे, जब ये कहा जा रहा था कि हर तरफ इंसाफ का बोलबाला होगा, ये कैसा इंसाफ है, ये समझ से बाहर है कि इंसाफ का बोलबाला करते करते आप कहाँ चल पड़े हैं। कहीं पर आपको इंसाफ नजर नहीं आ रहा, बल्कि लोग ही परेशान नजर आ रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर यह है जी, मुतादिद डेडलाइंस के बावजूद 1400 IT साइंस लैब्स बनाने का मंसूबा ठप और 17 अजला में 1000 IT, 10 अजला में साइंस लैब बनाई जानी थी। अगेन मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी, तालीम आम करने का जो था वो वादा किया गया था, दावा किया गया था और हर तरफ स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें बनाई जाएंगी। गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया जाएगा, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे। क्या कहेंगे दुर्रे? अच्छा, मैं तो हैरान हूँ, आपने भी ऐसे ख्वाब देख के यकीन कर लिया था सीरियसली, और आज तक याद रखा हुआ है आपने कि ये ख्वाब आना था, ये आना था। अच्छा, तालीम तो इन्होंने टकी टोकरी कर दी है। तालीम आम क्या, खास क्या, कुछ कोरोना ने बेड़ा गर्क कर दिया और जो कसर रह गई थी वो इन्होंने पूरी कर दी। उसके बाद आप यकसा निसाब और अच्छे बैरिट, आपने ये खबर भी देखी होगी कि अब मैट्रिक पास जो टीचर्स हैं वो प्राइमरी के लिए हायर किए ऐसे ही है। अब ये आपके लेवल ऑफ, ये तालीम का आपका मेयार है, ये तालीम का मेयार है। और ये तालीम आम है। आम से मुराद ये नहीं है कि हमने फैसिलिटेट कर दिया, हमने आम कर दिया। टके टोकरी आम कोई चक्कर ही नहीं है, जैसी मर्जी तालीम पढ़ा दे, ये वो वाला आम है, ये लेमैन वाला आम है कि तालीम ऐसी कर दो कि लेमैन जो है ना वो भी परेशान। अच्छा, अब से कुछ देर पहले डॉक्टर मुरादराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी खुशी से ये इजहार किया था कि वो ख्वाब जो हमने दिखाया था यकसा निसाब का, वो शर्मिंदा ताबीर हो गया है। अब सभी लोग एक ही निसाब पढ़ेंगे, मुमकिन तो कहीं नहीं हुआ। वो उनकी वजारत की कारकर्दगी की जो रिपोर्ट है उसमें शर्मिंदा ताबीर हुआ है। वो जो आम लोगों के घर तक दस्तरस्त, उनके स्कूलों तक, उनके जिंदगी तक, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। आप प्राइम मिनिस्टर को तो दिखा सकते हैं, आप अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट तो छाप के लोगों को खुश कर सकते हैं, आप सहाफियों का सवालों का जवाब ना दे के, सख्त रवैयों में जवाब दे के उनके मुंह तो बंद कर सकते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होना है? 1 साल बाद आपके बच्चों के तालीम के निसाब में क्या तब्दीली आनी है, क्या होना है, रिजल्ट्स क्या निकलने हैं, बच्चों ने कितना फेल होना है, कितना पास होना है, ये तो एंड रिजल्ट बताएगा ना। चले हम इस पे भी बात करते हैं, हम छोड़ देते हैं इसको, वक्त की कसौटी पे छोड़ देते हैं कि लेट्स सी जब ये तालीमी साल एंड होता है तो आप देखें कि आपकी भरपूर तालीमी जो सलाहियतें थी वजारत की, उन्होंने इस पंजाब की साथ तालीम के में क्या कर दिया। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में IT लैब्स जिन स्कूल्स में बनाई भी गई थी और कंप्यूटर लैब्स बनाई भी गई थी, आज उनको ताले लगे होंगे। ताले क्या, मैं समझता हूँ कंप्यूटर पता नहीं वहाँ पे होंगे भी कि नहीं होंगे, या उनकी जगह डमी कंप्यूटर्स ला के रख दिए होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। माफिया तो वो है ना कि आपके पुराने कंप्यूटर्स उठा के घिसे पीटे कंप्यूटर मार्केट से नए कंप्यूटर घरों में ले गए। इंशाल्लाह ऐसी कोई खबर हमारे पास आएगी, बल्कि इस पे काम करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। दुर्रा नायाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। हेडलाइंस के बाद आपको एक बार फिर से शो में ज्वाइन करेंगे और आज का शो कुछ स्पेशल होने वाला है। वो किस तरह से, ये हम आपको ब्रेक के बाद ही बताएंगे और दिखाएंगे भी। हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। मेरी एक्साइटमेंट और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का शो कितना स्पेशल होने वाला है। और स्पेशल इस तरह से, वो लोग जिनको आप देखते रहते हैं और जो आपकी इंस्पिरेशन बन जाते हैं, जो पूरे पाकिस्तान की पहचान होते हैं, जब वो आपके सामने बैठ जाते हैं तो ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर खुद ब खुद आ जाती है। इतने बड़े बड़े नाम जो कि पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो ये बिलाशुबा सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे शो का एक एजाज है कि इतने बड़े नाम पाकिस्तान के हमारे साथ होते हैं और हम आपकी मुलाकात भी अपने मेहमानों से कराते हैं, कुछ उनकी जिंदगी के बारे में भी जानते हैं, कुछ उनके जबरदस्त काम को सराहते भी हैं। और सराहना इसलिए जरूरी है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ अपने नाजरीन के लिए वो करते हैं, अपने चाहने वालों के लिए करते हैं, उन लोगों के लिए कि जो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आरिफ लोहार का नया गाना आएगा। यानी इंतजार मैंने खत्म कर दिया है। और वो जो एक, मैं ब्रेक से पहले भी आपको कह के गई थी कि आज का शो कुछ स्पेशल होने वाला है, तो स्पेशल इसलिए है कि बहुत बड़ा नाम जो कि हम अक्सर देखते हैं कि बिलाशुबा जितनी बड़ी वो शख्सियत है, आजिज़ी इनकसारी में उनकी मिसाल कोई नहीं मिलती है। तो अपने मेहमान की तरफ ही चलते हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एक बड़ा नाम गुलकार मौजूद हैं, आरिफ लोहार साहब, जो कि पहचाने तो अपनी फोक गुलकारी की वजह से जाते हैं, लेकिन अब जब उनकी एंट्री हुई है तो कुछ मुख्तलिफ अंदाज में हुई है।
इसकी क्या वजह है ये उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मैं वाकई बहुत खुश होती हूँ जब इतने बड़े बड़े नाम जिनको हम स्क्रीन्स पे देखते हैं और बैरून मुमालिक उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, लोग किस तरह से सराहते हैं, तो ये हमारी खुशनसीबी होती है कि हमारे सामने बैठते हैं। हमारे लिए भी खुशनसीबी है कि आप जैसे जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो अवाम में हमारी बातें, जो हम बात शेयर नहीं कर सकते वो भी आप बात बताते हैं, तो हमें फ़ख्र होता है कि हमें भी कोई बयान करने वाला है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये आर्टिस्ट, ये हमारे लोग हमारे लिए काम करते हैं और हमारे ही मुल्क का एक मुस्बत चेहरा उजागर करते हैं, तो इनको सामने लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इससे पहले कि हम ज़्यादा लेट करें, जो नया गाना आया है उस पे एक नया अंदाज आरिफ लोहार साहब का सामने आया, वो जो चिमटे वाली पहचान और वो जो आपका एक स्पेसिफिक अंदाज था वो तो है, लेकिन इस दफा कुछ उसमें मुख्तलिफ भी एक तस्वीर नजर आई। उसमें एक्चुअली इसमें लॉकडाउन आ गया ना, तो जब लॉकडाउन आया तो उसमें मैं समझता हूँ कि तन्हाई थी, मैं था, अकेला था, कुछ सोचता रहता था, लिखता रहता था। तो तकरीबन 11 माह मैं रहा हूँ तन्हाई में और बिल्कुल घर में ही रहे हैं, बाहर नहीं निकले। तो लिखता रहा हूँ, जितने सॉन्ग्स आते हैं लिखता रहा हूँ। अब ये सॉन्ग तन्हाई जो है तो ये मैंने कंसीव किया कि जो लोग अपनों को मिस करते हैं, जो नहीं मिल पाए, कई लोग तो दुनिया से जा चुके, ऐसे ही है बिल्कुल, और ऐसे रिश्ते चले गए जो कि दोबारा नहीं मिल पाते। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने ज़रिए से और कुछ नहीं कर सकता था, मैंने इसको लिखा और फिर इसकी तरमीम करने के लिए हमारे अवामी शायर हैं एसएम सादिक साहब, तो उनके पास गया, उन्होंने कहा कि ये तो आरिफ भाई बहुत अच्छा है, ये तो आप करें, ये तो बहुत नाइस है। तो उसकी थोड़ी तरमीम भी मैंने उनसे करवाई कि इसको देखें, दुरुस्त करें कि क्या है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल लॉकडाउन में रहा और मैंने बेशुमार गाने लिखे हैं जो अब मेरे चैनल आरिफ लोहार ऑफिशियल चैनल को जब आप देखेंगे, जहाँ पे आप आरिफ लोहार चैनल पे देखेंगे, सारे गाने जितने भी टर्न बाई टर्न आते रहेंगे इस साल में। आप मेरे गाने, यानी आपने ये अनाउंसमेंट कर दिया हमारे शो में कि अब वो इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम हम आपका काम देखते रहेंगे। अच्छा, अब जो हम आरिफ लोहार साहब के नए गाने की बात कर रहे हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं क्योंकि उसमें जो फील है ना, वो एक्चुअली जब सुबह मैं तैयार हो रही थी और मैंने वो जब गाना सुना तो वो एक्सप्रेशन, वो फील, वो होता है ना, दिल से आप गा के कहीं गुम हो जाते हैं, वो एक्चुअली नजर आ रहा था। तो आयशा दिखाइए, फिर हम उस पर बात करते हैं। यादें हैं, तन्हाई है, मतलब बड़ी फील के साथ आपने ये गाना गाया। और अभी जैसे कि मैं ये गाना सुन भी रही थी और आरिफ लोहार साहब जो इसके पहलू बता रहे थे वो वाकई बड़े फिट बैठते हैं इस गाने पर, हमारे नाजरीन को भी बताइएगा। मैं समझता हूँ कि देखिए ये मोहब्बत के कई पहलू हैं, इस लॉकडाउन ने सब कुछ बता दिया। बिल्कुल, कि आप तन्हाई में नहीं रह सकते, आपके लिए ये दुनिया एक मेला है, इसमें रिश्ते हैं, इसमें माँ है, इसमें आपके अजीज़ोकारब हैं, उनके साथ रौनकें लगी रहती हैं। बिल्कुल, कहीं को रुस गया उन्हें मनाना हंसते चले गए। बिल्कुल, अब देखिए यही चीज़ जो है इंसान मिस करता रहा है। बिल्कुल, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक महबूब के लिए होता है, महबूब तो है, बिल्कुल, अगर महबूब ना होता तो आशिक ही ना होता, बिल्कुल, अगर आशिक ना होता तो मोहब्बत ना होती, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सारी मिला जुला के उस लॉकडाउन ने जो मुझे तन्हाई में दिखाया, मैंने कोशिश की कि अपने चाहने वालों के साथ वो जो तन्हाई है उसे शेयर करूँ। ऐसे लोग बिछड़े जिनको मैं सुन के बड़ा मुझे शौक हुआ, मुझे बड़ा, मैं बाहर मेरा रब्ता रहता क्योंकि मेरी सारी फैमिली इंग्लैंड में रहती है, तो जब उनकी फीलिंग सुनता था तो मैं रो पड़ता था कि मैं कैसे इनका दुख बटाऊं। तो ये बड़ी होता है कि देखिए माँ बैठी हुई है पाकिस्तान, बेटा उसका प्रदेश गया हुआ, बिल्कुल, तेरी यादें हैं तन्हाई है, तो बेबरवत या कोई अगर जिवें मैं हुण लुक लुक रोना वा, तू भी लुक लुक रोवेगा, बिल्कुल, तो वो भी लुक लुक के रोंदा है। सो ये महबूब को भी चलता है, बिल्कुल। तो आप महबूब को देखें, महबूब भी हर बंदे का अपना अपना स्टाइल उसे, बिल्कुल सही, सोचने का, उसे कंसीव करने का। तो मैंने जितने भी सॉन्ग लिखे हैं, मैंने हर सॉन्ग में कोई थीम रखी उसकी। तो अभी भी जो अगले आने वाले जो हैं प्रोजेक्ट मेरे, वो भी ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और एक डेप्थ, एक फीलिंग इस गाने में है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लॉकडाउन को स्टूडेंट्स ने अपने तौर पे लिया,
आर्टिस्ट ने अपने तौर पे लिया, अब ये गाने के साथ साथ जो इसके अल्फाज हैं दिल में उतर रहे हैं, और फिर जो आपने इसमें काम कर दिया है ना, जो मैंने स्क्रीन पे देखा है आपको, वो लग रहा था कि कुछ आप पे खुद भी बीत रही है। नहीं, वो एक्ट नहीं है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, आपके अंदर से वो लग रहा है और बीत रही है वो आप पे जैसे। नहीं, वो एक्ट नहीं है, क्योंकि जुमले मेरे दिल से निकले हुए हैं, तो वो दिल बयान मैं वही कह रही हूँ ना, वो फील आपके ऊपर नजर आ रही है कि जैसे आप खुद वो उस सिचुएशन से गुजरे हैं और आपने वो सब कुछ फील किया है। एग्जैक्टली। मैंने देखा कि मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ घर में, या मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, उनको मैं दिलासा दे रहा हूँ, घबराएं ना, कहीं वो परेशान ना हो। तो मेरी कोशिश थी कि ये लॉकडाउन में हम लोग जो है किसी तरीके से इसको, देखिए ये कुदरत है मेरे मालिक की, पता नहीं अल्लाह ताला ने कोई मैसेज दिया दुनिया को, बिल्कुल। कि दुनिया का आपस में मिल बैठना, मोहब्बत रखना और यूनिटी रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो रौनकें उड़ जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप वो कई लोग कहते हैं कि हम अकेले ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अकेले तो चले ही जाना है बंदे। तो मैं समझता हूँ कि मिल बैठ के जिंदगी को जो बंदा एंजॉय करता है, ये लॉकडाउन ने बहुत कुछ बताया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो एक रिश्तों की मोहब्बत और वो जो फीलिंग है, वो जिस तरह से हम देख रहे हैं आरिफ लोहार साहब के अंदाज से भी नज़र आ रही है, मोहब्बत वाले वो अल्फाज भी नज़र आ रहे हैं। तो बिलाशुबा लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग अपने प्यारों से बिछड़े भी हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी हुए हैं, बहुत सारे लोग अपने अल्फाज नहीं उनको मिल रहे थे कि वो किस तरह से इजहार करें। तो ये एक आप लोगों की ज़ुबान बने हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत फ़ोन आए थे बाहर से, ब्रॉड से बहुत ज़्यादा फ़ोन आए थे मेरे चाहने वालों के। उन्होंने कहा आरिफ भाई ये जो बीत रही है, क्या इस पर कुछ आप लिखेंगे? मैं कहा मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो एक लफ्ज़ था तन्हाई, तो लफ्ज़ वो तन्हाई पकड़ा और फिर सब लिख डाला। मैं महसूस किया करता था कभी कि तन्हाई एक लफ्ज़ है, उसे बयान करता था। अब बयान करना अब आया कि तन्हाई होती क्या है। तो मैंने देखा कि सड़कें बिल्कुल कुछ भी नहीं है सड़कों पे, बिल्कुल, और बिल्कुल वाकई जब रात को आप बाहर निकलते थे खौफ आता था, कुछ खौफ आता था। अल्लाह ताला मेरी धरती को भी महफूज रखे और अल्लाह ताला इसे कायम व दायम रखे। मैं हमेशा रौनकें बांटने वाला बंदा हूँ और मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने बेशुमार दुनिया में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, और कोई मुल्क नहीं छोड़ा जिस पे बैन है वहाँ नहीं जा सका, लेकिन बाकी सारी दुनिया में मैं गया हूँ और मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया और मुझे बड़ी मेरी हौसला अफजाई मिली। और मैं भंगड़े करवाता हूँ मैं बड़ा, लेकिन दर्द भी है। मेरे वाले साहब गाया करते, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसी ने सुनाई दा, अपनियां सोचा विच आपे डुब जाईदा। ऐसे कई गाने उन्होंने भी लिखे थे। बोल मिट्टी दिया बाविया तेरे दुखा ने मुका लिया। देखिए साथ साथ जिंदगी के हिजर भी चलता रहता है। अगर ये ना हो तो जिंदगी का मजा नहीं रहता, स्वाद ही नहीं आता। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल तो ये जिंदगी का एक इम्तिजाज है कि आपके साथ रहें, दुख के साथ सुख कभी कभी आता है, मेहमान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपनी छोटी सी जिंदगी से सुख चुराना है, सुख चुराना है और दूसरों में भी बांटना है। ये जिंदगी का मिजाज है, ये समझने की जरूरत होती है। खुश रहना, खुश रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो माशाल्लाह हमारे आर्टिस्ट ये अच्छे तरीके से काम सर अंजाम दे रहे हैं कि खुश खुद भी रहते हैं, लोगों में भी ये खुशियां बांटते हैं, पूरी दुनिया में जाके बांटते हैं और पाकिस्तान का सर जो है वो फख्र से बुलंद करते हैं। कुछ आरिफ लोहार साहब के स्टाइल पे मैंने बात करनी है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से एक यही काला जोड़ा और यही लंबे बाल, ये खुसूसी स्टाइल, बड़ा टाइम चेंज हुआ है। कभी आरिफ लोहार साहब में वो चेंज क्यों नहीं नजर आया? ब्रेक के बाद आते हैं, बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आरिफ लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बात, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन क्यों ये इतना ज़बरदस्त स्टाइल एक पहचान बन गया है, इस वजह से कभी इसको चेंज नहीं किया? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, आईना खूब बताता है। आईना उसने कहा कि कभी अपनी शक्ल वेखी कभी शीशे पंजाबी सही। तो आप कुछ पहनते हो तो आपको अच्छा लगता है,
तो आप उससे अच्छा, वक्त बड़ा तेजी से बदला, सभी लोग दौड़ में लग गए कि भाई आपको डिफरेंट भी लगना है, आपको नए ज़माने के ट्रेंड के साथ भी चलना है, लेकिन जब भी आपको कभी देखा इस काले जोड़े में भी देखा, इससे कोई खास मोहब्बत है? देखिए कैसी बात है, ट्रेंड बदल बदल के काले में आता है। काले में आता है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो खास मोहब्बत है आपकी इसमें क्या बात है? बस मुझे पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। सही। फीडबैक कैसा आता है लोगों का? बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। और जहाँ कल्चरली एक्टिविटीज़ होती है, मेरा चिमटा और मेरे जर्ग बर्ग कपड़े वो मैंने ब्रॉड पहने होते हैं, पूरी दुनिया में जाता हूँ तो मैं बिल्कुल उसी स्टाइल में करता हूँ, जो डिमांड होती है किसी की तो उस हिसाब से करता हूँ। अच्छा, कभी ये फील नहीं हुआ कि अच्छा अब कुछ ओल्ड ना लगे, बड़ी देर से एक ही स्टाइल था, जहाँ लोग पसंद करते हैं वहाँ पे कुछ लोग तनकीद भी करते होंगे, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं अब कुछ नया होना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल चेंज करता रहता हूँ, कुछ इसके ऊपर अपर पहन लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, कुछ डिज़ाइन नया बना लेता हूँ। तो वो जो हमारी कल्चर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं उनको निकाल देता हूँ। सही सही, ये चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं कि आपने अपनी पहचान को भी बरकरार रखना है और कुछ नई चीज़ों को भी फॉलो करना है, तो वो आर्टिस्ट जो है वो अच्छे तरीके से बाखूबी टाइम टू टाइम करते भी रहते हैं। PSL का जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादती हो जाएगी, हर तरफ लोग PSL के नशे में गुम नज़र आ रहे हैं, मैच चल रहे हैं, शौकीन है मैच देखने के? बहुत अच्छा लगता है बड़ा, क्योंकि मेरे मुल्क का पूरी दुनिया के साथ एक सकाफती मेल जोल होता है और ये कौमें जो होती हैं वो बाकायदा इसे सेलिब्रेट करती हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जब देखता हूँ मेरे मुल्क का नाम परचम जब लहराता है तो एक हेल्दी एक एक्टिविटीज़ होती है जिसमें एक दुनिया के हर बंदे में बेरौनकी सी और अच्छी चीज़ ये होती है कि जब बैरूने ममालिक से टीमें आती हैं, यहाँ पे परफॉर्म करती हैं, वो जो पाकिस्तान का एक इमेज है ना जो कहा जाता है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क नहीं है, यहाँ के लोग इस तरह के, वो बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट देख के लोग खुश होते हैं। अब तो मैसेज जा चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो पॉजिटिविटी हमारे मुल्क की जा चुकी है। बिल्कुल, लोगों को मालूम है ये एक सूफी धरती है, यहाँ पे अमन का गहवारा है, हम मैसेज देते हैं लोगों को, मोहब्बत का मैसेज देते हैं, तो ये तो बड़ी माशाल्लाह पॉजिटिव बात है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। वैसे ज़िंदगी के हालात जो हैं वो नरम गरम होते रहते हैं, लेकिन हमारा मुल्क जो है वो उसकी रैतल जो है उसका अमन का मैसेज पूरी कायनात में जा चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात की कि ये मैसेज तो बहुत अरसे से जा चुका है और अब जब ये रौनकें बहाल होती हैं तो बाखूबी जहाँ तक नहीं भी पहुँचता मैसेज वहाँ पे भी हम पहुँचा देते हैं। तो किस टीम को सपोर्ट करते हैं? मुझे देखिए सारी टीमें मेरी अपनी सो ये डिप्लोमेटिक नहीं है और मैं एज एन स्टार क्योंकि मैं फनकार हूँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं तो मेरे अंदर यही है कि जज्बा है कि माशाल्लाह जो अच्छा काम करे मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। पिछली दफ़ा आपने PSL का गाना भी गुनगुनाया, गाया, बड़ा अच्छा फीडबैक आया, बहुत लोगों ने तैयार है पसंद भी किया। तो मुझे ये बताएगा इस दफ़ा वाला गाना नसीबुल्लाह साहिबा ने गाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा, मेरे मुल्क की स्टार हैं और कोई भी स्टार है वो बहुत अच्छा होता है और उसकी अपनी इनफरादियत होती है और मैंने भी अपने मुल्क के लिए गाया और उसने भी अपने मुल्क के लिए गाया। और बहुत जबरदस्त चीज लगती है कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट एक दूसरे के काम को सराहते हैं। ऑब्वियसली हर किसी को अल्लाह ताला ने एक खासियत दी है, एक मुनफरिद अंदाज दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, गुलदस्ता जब ही बनता है जब आप उसके अंदर हर फूल रखेंगे, मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं, हर फूल रखना चाहिए। बिल्कुल, आपके मुल्क की खुशबू है, बिल्कुल, तो वो आपकी रहतल है, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप दूसरों के काम को भी सराहते ही आपका बड़ापन जाहिर करती है। कुछ मुझे बताइएगा अपनी इंस्पिरेशन के बारे में, किसको देखा बचपन से, किसको सोचते रहे कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है और इतनी मेहनत करनी है? मेहनत की कितनी? मेहनत तो अभी जारी हो सारी है ये आपका बड़ापन है। और दूसरी बात यह है कि मेरा पहला हीरो जो है वो मेरा बाप है, मेरे वालिद हैं। वो तो पूरी कौम के हीरो। हाँ जी, तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे सारी दुनिया जानती है कि मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ और उन्हीं के रंग में रंगा गया। तो अब तो मेरा छोटा बेटा है माशाल्लाह से, वो 3 बेटे हैं, वो मेरे रंग में रंगे गए सही सही। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं समझता हूँ कि जो आप बीजते हैं वही काटते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ज़रूरी है कि
आप मेरे वाले साहब ने बहुत अच्छा एक ऐसा ट्रैक, ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़ा जिसमें सूफी भी है, जिसमें फोक भी है, जिसमें कल्चर भी है, जिसमें हर किस्म का रंग है। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं उसी कलर को पेश करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आरिफ लोहार का नाम जब भी लिया जाता है ना तो साथ जुगनी का नाम जरूर लिया जाता है, तो ये एक आपकी पहचान है, कैसा लगता है? आइकॉन बन गया। बिल्कुल। अब तो पूरी दुनिया में जुगनी गाई जाती है। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे मालिक का करम, मेरे अल्लाह का करम है कि पूरी दुनिया में अब जहाँ भी कोई गाता है तो मुझे फ़ोन आते हैं, आरिफ भाई यहाँ हम शो पे गए थे, तो जब वाइंड अप हुआ तो वो एक स्टार था तो उसने गाया, उसने आपकी जुगनी गाई तो हमें आप याद आए, आपके वाले साहब याद आए। तो ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जो काम करते हैं, जो मुझे याद रखते हैं, जो गाते भी हैं मेरे स्टाइल में। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, मैं स्टूडियो के गाने भी देखे, आपका काम भी देखा, ये जब सूफीज़म आता है ना वो चीज़ें बड़ी जल्दी लोगों को क्लिक भी करती हैं, हिट भी हो जाती हैं। इसकी खास वजह क्या समझते हैं आप? क्योंकि इंसान के अंदर जो है ना सच्चाई, उसको सूफी कहते हैं, वो मौजूद है, हमारी धरती में है। देखिए, हर चीज में एक वक्त आता है, एक टाइम आता है, बिल्कुल, जब इंसान का सोल बोलना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही कहा, अंदर से बोलना शुरू। बिल्कुल। अच्छा, वो झूठ को नहीं करेगा, कहेगा यार ये कुछ नहीं है, ये चमक दमक कुछ नहीं, बस आप सच बोलो, तो उसमें बड़ा मजा है। बिल्कुल, आपने तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा। तो अब मैं जैसे अपने बेटे को कहता हूँ यार ये हुआ था, तो वो कहेगा पापा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा, फिर वो कहता है नहीं पापा सच बोलूंगा, हुआ था। तो फिर कहता है वो अब मुझे तसल्ली होगी। तो ये चीज़ें जब आप इसको जब कोशिश करते हैं कि आप अपने उसमें लेके आए, अपनी तबीयत में लेके आए, तो मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव। अच्छा, फनकारों को बड़े बड़े नाम, जब आप किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं, माशाल्लाह आपकी तो फैमिली का ही हर जगह नाम लिया जाता है, आपके वालिद साहब इतने बड़े स्टार थे, पहचान आपकी उनसे भी बनी, एक पूरी दुनिया में एक पहचान बन गई। तो फनकार को हमेशा कहा जाता है कि बड़ा प्राउड होता है, मतलब किसी की बात का जल्दी जवाब देने को तैयार नहीं होता। मेरी तो खैर आपसे बात हुई भी है, और जिस तरह से ढेरों दुआएं आपने मुझे भेजी जब मैंने शादी का कार्ड भेजा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये आजिज़ी इनकिसारी हर किसी में नहीं होती है, फौरी तौर पर जवाब दे देना। सबके सामने माफी भी नहीं कि मैं नहीं आ पाया, मजबूरी ये थी कि मैं आउट ऑफ सिटी था। मैं समझ सकती हूँ, मैंने आपको पहले नहीं, लेकिन ढेरों दुआएं जितनी आपने दी ना, मैं वो जिक्र कर रही हूँ कि फौरी तौर पर जवाब आ जाना, क्यों नहीं वो आजिज़ी, वो इनकिसारी, ये फनकारों के साथ नहीं जुड़ी होती हैं। होता क्या है कि मैं जिंदा हूँ ना, तो मैं मेरे पास जो भी है मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तो मैं अगर दुआ के उसमें पेश करता हूँ तो मैं समझता हूँ मेरे अंदर तो कुछ कमी नहीं हुई। हो सकता है अल्लाह ताला उस वक्त मेरी आवाज़ में, मेरे दर्द में, मेरी आवाज़ में, मेरे अल्फाज में कुछ ऐसी चाशनी डाल दे, बिल्कुल, तो वो बरकत बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं। आप यकीन माने, मुझे इतनी खुशी हुई कि इतनी ढेरों दुआएं आपने दी हैं, तो बड़ा अच्छा भी आपको फील होता है, और अल्लाह ताला आपको इस चीज़ की जज़ा भी दे। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, ख़ास तौर पर जिक्र करने का मकसद ये था कि फ़नकारों की जब बात की जाती है, बड़े बड़े नामों की बात की जाती है, तो लोग समझते बड़ी प्राउड पर्सनैलिटी होगी, जल्दी किसी से बात नहीं करती होगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्ट है, उतनी ही आजिज़ी, इनकिसारी आप में पाई जाती है। इसकी कोई ख़ास वजह है? बस जिंदगी ने सिखाया है बहुत कुछ, और आगे भी प्रोसेस जारी हो, सारी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ अच्छी यादें छोड़ें, अच्छी यादें छोड़ें, फ्रेश मिले सबको, बिल्कुल अच्छा मिले। जब आप जाएं तो आपकी यादें जिंदा रहें। बिल्कुल। इंसान जब मर जाता है, वो इंसान मरता है जिसकी यादें मर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी यादें जिंदा रहती हैं वो हमेशा जिंदा रहता है। ये बहुत बड़ी बात आपने की है, और ये हर कोई नहीं कर सकता, ये हर इंसान ये मकाम हासिल नहीं कर सकता। वही कर सकता है जो वाकई लोगों से मोहब्बत करता है, जो वाकई, जो कहते हैं ना, अब पूरी दुनिया में जिसका नाम रह जाता है, वो इसी तरह से रह जाता है कि इंसान के जाने के बाद भी उसकी यादें, उसके अल्फाज जो हैं वो हमेशा जिंदा रह जाते हैं। ईगो काम नहीं करती, बिल्कुल, आपका प्राउडनेस काम नहीं करती, आपके पास बहुत सारा पैसा है तो वो काम नहीं करता। मैं बहुत सारे पैसे वाले बंदे
बहुत सारे फकीर देखे, बड़े अंदर से हम्बल देखे, जो छुप छुप के लोगों की मदद करते। और मेरे साथ साथ ना आयशा भी आपकी तारीफें कर रही है, कह रही है बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हमने देखे हैं, लेकिन जो जबरदस्त अंदाज, जो आजिज़ी इंकसारी, जब कभी भी हमने आपको बुलाया है तो आपने खुले दिल से खुशामदीद हमें कहा है। तो आयशा की भी मैंने आप तक पहुंचा दी है बात। जी आयशा, आपका गिला दूर हो गया है, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, प्यार मोहब्बत, ये वो एहसासात हैं जो आपको बहुत करीब ले आते हैं, जो आपको शायद दुनिया से भी बहुत दूर ले जाते हैं, और आप किसी के लिए इतनी मोहब्बत कि वो कॉर्नर आप रख लेते हैं ना कि आप अपना आप मिटाना शुरू कर देते हैं। तो आरिफ लोहार साहब से मैं ये जानना चाहूँगी, ये प्यार मोहब्बत अभी हम अगर आज के दौर में देखें तो सब इसको झूठ भी कहते हैं, अगर कोई वाकई प्यार कर रहा है तो किसी को दिखावा भी लग रहा होता है, जबकि ये होती आपकी फीलिंग्स हैं। एग्जैक्टली, आपने दोनों दफ़ा आपने जवाब दे दिया खुद से ही कि जो इंसान एक्चुअल होता है उसको अपना ही रिफ्लेक्ट वापस आती है, वो वही अक्स वापस आता है। सही कि वो रिफ्लेक्शन वो जब देता है। ये बड़े अच्छे अंदाज में आपने मोहब्बत को एक्सप्लेन कर दिया। सीरियसली जो दिल होता है ना, बड़ा मासूम पार्ट है पूरे जिस्म में, ये दिमाग जैसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बड़ा मासूम होता है और ये हमेशा बच्चा भी रहता है, और ये भूल भी जाता है। सही कहा। और ये लग भी जाता है। मोहब्बत प्यार जो है, ये जब दिल में आ जाता है तो दिल तो मेरे रब का है। बिल्कुल, और दिल में तो अल्लाह ताला रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग प्यार से मायूस भी हो जाते हैं, ना उम्मीदी भी आ जाती है, फिर क्या होता है? होता क्या है कि प्यार कुर्बानी मांगता है। मैं जो अपनी जिंदगी में मैंने जो देखा है, प्यार पा लेने को प्यार नहीं कहता। प्यार का मतलब कहीं दूर भी रहे तो वो प्यार है। प्यार का मकसद कुछ हासिल करना नहीं है, कि प्यार का मतलब है कुर्बानी। और अल्लाह को कुर्बानी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो वो अल्लाह की राह पे अगर किसी को छोड़ दे कि ये मालिक ये मेरे लिए नहीं बना था, तो मैंने इसे माफ किया, जबरदस्त, तो फिर कौन होगा उसके साथ? बिल्कुल मेरा मालिक। बिल्कुल सही कहा। सो मैं समझता हूँ कि बड़ा नायाब है, प्यार होना बड़ा जरूरी है, पर दिल से, दिमाग से नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, आप मौजूद हो और हम कुछ सुने ना, और फिर जब प्यार मोहब्बत की बात हो रही है तो आपका इतना ज़बरदस्त गाना है तो वो तो हमने आपसे सुनते सुनते जाना है। लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के। वैसे तो सभी लोग आपको देखते हैं, लेकिन जब आपकी ऐसे फेस टू फेस बातें होती है ना, तो कुछ आपकी ज़िंदगी के अहम पहलू आपको सुनने को मिलते हैं, आपको अंदर से जानने का मौका मिलता है। तो किस तरह से आप लोगों के लिए मोहब्बत रखते हैं, अपने मुल्क के लिए मोहब्बत रखते हैं, ये जान के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। क्या सुनाना चाहेंगे? ये दिल की और प्यार की बात हो रही है, जरूर प्यार की बात सुना। जी जरूर। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मीठे के शौकीन अफराद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक्साइटिंग खबर ये है जी, मैं आपको बताती चलूँगा। अगर आप कुछ मीठा और मज़ेदार खाना चाह रहे हैं तो मुइज़ गुड़ जो है, इसकी खासियत मैं आपको बताती चलूँ जी। इसकी खासियत ये है कि खालिस गन्ने से तैयार करदा ताज़ा और मेयारी गुड़ है, जो कि ज़बान पर रखते ही इस तरह से घुल जाता है कि वो जो असल गुड़ की पहचान है आपको 1 मिनट में पता चल जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुइज़ गुड़ घर में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त भी है, फेवरेट भी है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं शाम की चाय में, तब भी आपके लिए बहुत मज़ेदार चाय का टेस्ट हो सकता है। अगर आप खाने में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तब भी ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। और इसके साथ साथ वो लोग जो कि मीठे के शौकीन हैं, वो टाइम टू टाइम गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मुइज़ गुड़ का, लेकिन आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आपकी सेहत का जामिन भी है और वो जो एक मीठे की क्रेविंग है उसको भी बहुत अच्छे अंदाज में पूरा कर देता है। लेकिन जाते जाते आज के सवाल का जवाब है जी, जवाब मैं आपको बताती चलूँ। आज की ऑप्शन जो हमने आपको दी थी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां वाक़ है, तो कराची इसका सही जवाब था। जीतने वालों के नाम हमारे पास आ चुके हैं, वक्त की कमी की वजह से मैं शेयर नहीं कर सकती। इसके साथ साथ जवाब आपने पहुंचा दिया, हम आप तक पहुंचाएंगे गिफ्ट। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।